नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागराज और आप सुन रहे हैं जीएनएस हॉरर स्टोरीज, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों 3-4 दिनों से मैं खोजबीन कर ही रहा था कि तभी मुझे मेरे ही घर से पता चला कि मेरे ही परिवार में किसी के साथ कच्चे कलुए की खतरनाक घटना घटी हुई है। इसके बाद मैंने उस शख्स से मुलाकात की और उनसे उनके साथ हुई उस घटना के बारे में जाना। और आप यकीन नहीं मानोगे, उस घटना को सुनने के बाद एक पल के लिए तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या कभी असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। तो अब यह घटना किसके साथ हुई थी और उन्होंने मुझे ऐसा क्या बताया कि जिसे सुनने के बाद मैं इतना सोचने को मजबूर हो गया। यह सब आज आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वह मेरे ही गाँव के, या फिर यूं कहूं कि मेरे ही परिवार के रहने वाले एक इंसान की है जिनका नाम रमेश है। तो चलिए अब यह कहानी रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और जब यह घटना मेरे साथ हुई थी उस वक्त हमारे घर में शौचालय नहीं हुआ करता था। यानी कि यह घटना आज से लगभग 15 साल पहले की है। उस वक्त हमारे गांव के कुछ एक आध घरों को छोड़कर किसी के भी घर में शौचालय नहीं था और इसी वजह से गांव के सभी लोग खुले में ही शौच करने के लिए जाया करते थे। वह घटना भी मेरे साथ उस वक्त ही हुई थी जब मैं खुले में शौच करने के लिए जाया करता था। लेकिन उस घटना के होने के बाद मैंने हमेशा के लिए ही खुले में शौच करने जाना बंद कर दिया था। दरअसल बात यह हुई कि उस वक्त किसी के भी घर में शौचालय नहीं थे और गांव के सभी लोग सुबह होने से पहले ही गांव के पीछे की तरफ जो जंगल था उसमें शौच करने के लिए जाया करते थे और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था। लेकिन जिस तरफ गांव के सभी लोग शौच करने के लिए जाते थे उसी तरफ हमारे गांव के शमशान घाट भी हुआ करते थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी छोटे बच्चे की मौत हो जाती है तो उसे जलाया नहीं जाता बल्कि उसे मिट्टी में ही दफना दिया जाता है। और हमारे गांव में ऐसे कम उम्र में मरने वाले बच्चों को उस शमशान घाट के बगल में जो खुला मैदान पड़ा था वहीं पर दफनाया जाता था और उसी खुले मैदान के अगल बगल में गांव के सभी लोग शौच करने के लिए जाते थे। मैं भी अक्सर उस तरफ शौच करने के लिए जाता था। यह उस दिन की बात है जिस दिन शाम होते होते मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे आज मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरा पेट खराब है और थोड़ी ही देर बाद मुझे शौच जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी तक सूरज छिपा नहीं था और मैं सूरज छिपने का ही इंतजार कर रहा था ताकि अंधेरा होने के बाद मैं उस तरफ खुले में थोड़ा हल्का होने के लिए जा सकूं। अब जैसे ही थोड़ा दिन ढलने के बाद चारों तरफ अंधेरा होता है तो मैं उस खुले मैदान की तरफ हल्का होने के लिए निकल जाता हूँ। जब उस टाइम में उधर हल्का होकर आता हूँ तो उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं होता है, लेकिन रात का खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद मुझे फिर से ऐसा एहसास होता है कि मेरा पेट खराब है और मुझे एक बार फिर से बाहर जाकर आना पड़ेगा। उस वक्त जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के लगभग 10:30 बज रहे थे और गांव में चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। इसीलिए मैं उस सन्नाटे के बीच ही गांव की उन सड़कों से होते हुए अब उस शमशान घाट के बगल में उस मैदान की तरफ हल्का होने के लिए जाता हूँ। अक्सर गांव के सभी लोग उस खुले मैदान को पार करके आगे जंगल की तरफ जाया करते थे जिस मैदान में छोटी उम्र में मरे हुए बच्चों को दफनाया जाता था। लेकिन उस दिन मैदान से आगे जंगल की तरफ जाते हुए मुझे जंगल की तरफ देखकर थोड़ा डर भी लग रहा था और उस वक्त कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेरा प्रेशर भी बन रहा था। उस वक्त मैं उस मैदान के बीचों बीच होकर गुजर रहा था। तभी मैंने सोचा कि मैं तो यहीं पर हल्का हो लेता हूँ। यहीं पर हल्का होने में क्या दिक्कत है। और यही सोचकर अब मैं वहीं पर बैठकर शौच करने लगता हूँ। अब जैसे ही मैं शौच करके वहां से उठा और अपने घर की तरफ जाने लगा, उसी वक्त से मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। वहां से उठने के बाद जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था
तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मेरे पीछे कोई दूसरा इंसान चल रहा है। लेकिन जब मैंने मेरे पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही मैं फिर से चलने लगता हूँ तो मुझे मेरे कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों के होने की भी आहट सुनाई देती है, क्योंकि उस पूरे मैदान में जंगल के पेड़ों के सूखे हुए पत्ते बिखरे पड़े थे और जब उनके ऊपर कोई चलता था तो उनकी एक अजीब सी आवाज होती थी। और उस आवाज की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे कोई और भी चल रहा है। मैंने एक दो बार तो पीछे मुड़कर देखा, पर मुझे जब कोई भी दिखाई नहीं दिया तो मैंने सोचा कि शायद यह मेरे मन का वहम होगा। और फिर वह जगह भी ऐसी ही थी कि वहां पर किसी के मन में कुछ भी वहम उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि उस वक्त मेरे चारों तरफ रात का घना सन्नाटा और जहां तक भी नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ मुझे अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे माहौल में तो हर कोई डर जाए। तभी मैं उस चीज को नजरअंदाज करके फटाफट अपने घर आ जाता हूँ। जब मैं अपने घर वापस आया और बिस्तर पर लेटते वक्त मैंने फिर से जब घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त तक रात के लगभग 11 बज रहे थे। उसके बाद मैं अपने चेहरे पर कंबल डालकर सो जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त गर्मियों का टाइम था तो घर के सभी लोग बाहर आंगन में ही चारपाई डालकर सोया करते थे। और उस वक्त मैं भी मेरी चारपाई पर घर के बाहर आंगन में ही सो रहा था। अभी मैं मेरे मुंह पर कंबल डालकर सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरे बिस्तर के बगल में कोई खड़ा है। यह ठीक वैसा ही एहसास था जैसा उस खुले मैदान की तरफ से शौच करके आते हुए मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। ठीक वैसे ही अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे कोई मेरे बिस्तर के बगल में मेरे सिरहाने की तरफ खड़ा हुआ है। अब मैंने कंबल ओढ़कर मेरे मन में यह सोचा कि शायद यह मेरे मन का वहम होगा, और अब मैं मेरी आंखों को जोर से बंद करके सोने की कोशिश करता हूँ। लेकिन पता नहीं फिर भी मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो मेरे बगल में खड़ा है। तभी मैं अचानक से उठकर खड़ा होता हूँ और मेरी चारपाई के चारों तरफ देखता हूँ, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता है। मेरे से थोड़ा दूर आंगन में मेरे घर के लोग ही सो रहे थे, लेकिन उनमें से तो कोई भी जगा हुआ नहीं था। वह सभी तो गहरी नींद में सो रहे थे। उसके बाद मैं भी फिर से अपने मुंह पर कंबल डालकर सो जाता हूँ, लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग ही एहसास फिर से होने लगता है। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी चारपाई के नीचे कोई लेटा हुआ है, और उसके होने का एहसास लेते हुए मुझे मेरी पीठ पर बार बार हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बार बार नीचे से मेरी चारपाई को छू रहा हो। तभी मैं मन ही मन सोचने लगा कि आज आखिर मेरे साथ यह हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी मैं उस चीज को नजरअंदाज करके फिर से सोने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तभी मुझे 2-3 बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई बार बार नीचे की तरफ से मेरी चारपाई को छू रहा है, और उसकी वजह से मेरा शरीर भी हिल रहा था। तभी मैंने मेरे ऊपर से कंबल को हटाया और उठकर चारपाई के नीचे झांक कर देखा, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अभी यह सब हो ही रहा था कि तभी अचानक मेरे पेट में फिर से गुड़गुड़ होने लगा। शायद एक बार दोबारा हल्का होकर आना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के फिक्स 12 बज रहे थे। तो समय को देखकर मेरे अकेले की बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती है और मैं चुपचाप लेटता हूँ। तो मुझे एक बार फिर से बार बार यह एहसास होता है कि मेरी चारपाई के नीचे कोई ना कोई तो है। तभी मैंने सोचा कि मैं इस बार आराम से उठकर चारपाई के नीचे नहीं देखूंगा, बल्कि मैं झट से पलटकर अपनी चारपाई के नीचे देखूंगा, ताकि अगर कोई घर का बच्चा मेरे साथ या शरारत कर रहा है तो वह भाग नहीं पाएगा और मेरी पकड़ में आ जाएगा। अब मैंने ऐसा सोचकर ही अचानक से पलटकर मेरी चारपाई के नीचे देखा, और जैसे ही मैंने चारपाई के नीचे देखा तो इस बार मेरी हालत बुरी तरीके से खराब हो गई। मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई। मेरे डरने की वजह यह थी कि उस बच्चे का चेहरा इतना ज्यादा डरावना था कि उसे देखकर एक पल के लिए तो किसी भी इंसान के हार्ट अटैक ही आ जाए। क्योंकि जब मैंने मेरी नजरें मेरी चारपाई के नीचे की तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि वह बच्चा मेरी चारपाई के नीचे एक अजीब तरीके से बैठा हुआ था, जैसे कोई बंदर किसी पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, ठीक वैसे ही। और उसका चेहरा दिखने में इतना ज्यादा डरावना था कि उसे देखकर मुझे यह समझ ही नहीं आया कि यह मैं मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ। उसके होठ बिल्कुल बुरी तरीके से काले पड़े हुए थे और उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा झुर्रियां थी कि इतनी झुर्रियां तो किसी बुढ़े आदमी की भी नहीं होती।
और उसकी आंखों के बीच का जो काला कांच था वह बिल्कुल गायब था और उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद थी, जो कि उस अंधेरे में काफी चमक रही थी। और इसके साथ ही उसके सिर पर किसी बूढ़े आदमी की तरह सफेद बाल थे और तो और उसके दोनों कान भी नहीं थे। अब उसका ऐसा नजारा देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं चिल्लाना चाहता था, मैं आवाज लगाना चाहता था और अपने घर वालों को जगाना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ सांस लेने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उस अंधेरे में मेरी तरफ देखकर वह बच्चा अजीब तरीके से मुस्कुराता है और जब वह मुस्कुराता है तो उसके मुंह के अंदर से मुझे उसके दांत दिखाई देते हैं, जो कि पूरी तरीके से काले पड़े हुए थे और बीच बीच में से कुछ दांत टूटे हुए भी थे। और उसका एक दांत बहुत ही ज्यादा लंबा था, जो कि होठों के बाहर तक आया हुआ था। अभी मैं चारपाई पर उल्टा लेटकर बस उसकी तरफ एकटक देखे ही जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब थोड़ी ही देर में मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन तभी अचानक से मुझे मेरे कंधों पर किसी के हाथ रखने का एहसास होता है और मैं चाहकर भी पीछे की तरफ पलटकर यह देख नहीं पा रहा था कि मेरे पीछे कौन है और किसने मेरे कंधों पर हाथ रखा है। तभी मुझे मेरे कानों में किसी की कोई आवाज सुनाई देती है और जब मैंने गौर से सुना तो वह आवाज मेरे पिताजी की थी। पिताजी की आवाज सुनकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आती है और मैं पलटकर जब उनकी तरफ देखता हूँ तो वह मुझे कहते हैं कि अरे रमेश, क्या हुआ? तू इस तरह से उल्टा क्यों लेटा हुआ है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तभी मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ, तबीयत तो थोड़ी ठीक है, लेकिन आज पता नहीं पिताजी मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें अब तक मेरे साथ हुई सारी बात बताई, यहाँ तक कि मुझे कोई चारपाई के नीचे बच्चा दिखाई दे रहा है। मैंने यह भी उनको बताया। तभी पिताजी ने नीचे झुककर मेरी चारपाई के नीचे देखा और वह मुझे हंसकर कहते हैं कि अरे, यह तेरे मन का कोई वहम होगा, चारपाई के नीचे कोई भी नहीं है और अब तो चुपचाप सो जा। तभी मैं उनकी बात मानकर फिर से सोने की कोशिश करता हूँ और अब पिताजी भी अपनी चारपाई पर जाकर सो चुके थे। अभी मैं कंबल ओढ़कर सो ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कंबल के अंदर किसी मच्छर के होने का एहसास होता है। वह बार बार मेरे कानों के पास आकर आवाज कर रहा था, इसीलिए मैंने उसको दूर भगाने के लिए झट से अपने चेहरे के ऊपर से कंबल को हटा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने मेरे चेहरे के ऊपर से कंबल को हटाया तो एक बार फिर से मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई और इस बार मुझे समझ आ चुका था कि मेरे साथ कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो गया है और शायद मैंने उस खुले मैदान में शौच करके बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं वहां से एक ऐसी बला को साथ में लेकर आ गया हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी है। दरअसल जैसे ही मैंने मेरे चेहरे के ऊपर से कंबल को हटाया तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे घर के आगे की तरफ छत की दीवार पर वही बच्चा बैठा हुआ है, जो अभी कुछ देर पहले ही मेरी चारपाई के नीचे मुझे दिखाई दे रहा था। इस बार वह हमारे घर के आंगन की तरफ छत की दीवार पर पैर लटकाकर बैठा हुआ था और उसका वही डरावना चेहरा मुझे फिर से दिखाई देता है। इस बार वह मेरी तरफ देखकर बहुत ही अजीब तरीके से मुझे घूर रहा था। अभी मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक वह मेरे ऊपर मेरी चारपाई पर कूद जाता है और जैसे ही वह मेरे ऊपर कूदता है तो मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकल जाती है और मैं उछलकर मेरी चारपाई के ऊपर से खड़ा हो जाता हूँ और मेरे ऐसा करते ही मेरे घर के सभी लोग भी जाग जाते हैं और तभी मेरी माँ मेरे पास भाग कर आती है। वह मुझसे बड़ी ही बेचैन होकर पूछती है कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। तब तक पिताजी और बाकी घर के सभी लोग भी वहां पर आ चुके थे, लेकिन मेरे पिताजी क्या है कि शुरू से ही भूत प्रेत और इन चीजों को बहुत कम मानते हैं, या यूं कहूं कि बिल्कुल ही नहीं मानते। तभी उन्होंने मुझे फिर से कहा कि अरे, यह तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मेरी माँ मुझे कहती है कि तू सो जा, मैं तेरे पास ही सो जाती हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा होने के बाद मेरी माँ की चिंता बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और उस दिन तो मैंने वह रात जैसे तैसे बिताई। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही अचानक मेरी माँ मेरे पास आकर मुझसे कहती है कि तू फटाफट नहा धोकर तैयार हो जा, हमें कहीं पर चलकर आना है। और वह इस बारे में मुझे मेरे पिताजी से कहने के लिए मना करती है। फिर उसके बाद हम दोनों घर पर पिताजी से कुछ और बहाना बनाकर घर से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में चलते वक्त मैंने मेरी माँ से पूछा कि आखिर आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा कि कल रात जो कुछ भी तेरे साथ हुआ था वह सब गांव में पहले भी कुछ लोगों के साथ हो चुका है और उनमें से 1-2 लोगों की तो मौत भी हो गई थी।
और मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ भी कुछ ऐसा हो। कहीं मुझे जिस बात का डर है वही तो तेरे साथ नहीं हो गया। इसी चीज की जांच पड़ताल करने के लिए हम लोग बगल के गांव में जो हनुमान जी का मंदिर है वहां पर उन पंडित जी के पास चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग हमारे गांव के बगल में उस हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और वहां के पंडित जी को मेरी माँ ने मेरे साथ जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सब कुछ बताया। तब कुछ ही देर बाद पंडित जी ने हमें जो बताया उसे सुनकर हमारे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई थी और मुझे एहसास हो गया था कि मैंने कल रात उस खुले मैदान में शौच करके कितनी बड़ी गलती कर दी और अब पता नहीं इस गलती का मुझे कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। दरअसल उन पंडित जी ने मुझे बताया कि जब मैं उस खुले मैदान में शौच करने के लिए गया था और जहां बैठकर मैंने शौच किया वहीं पर एक मरे हुए बच्चे की कब्र थी जहां उसे दफनाया गया था और अब वह कच्चा कलुआ उसी वक्त से मेरे साथ होकर मेरे घर पर आ गया है। पंडित जी ने कहा कि अगर जल्दी ही इस चीज का इलाज नहीं करवाया गया तो वह आप लोगों के घर में से किसी एक इंसान की जान लेकर ही मानेगा, क्योंकि उस कच्चे कलवे की बहुत ही छोटी उम्र में अप्राकृतिक मौत हो गई थी जिसकी वजह से आज तक उसकी आत्मा वहीं पर भटक रही थी और मैं उसकी चपेट में आ गया। अब उसके जीवन की जो कुछ अधूरी इच्छाएं थी उन्हें वो मेरे जरिए या फिर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के जरिए पूरा करना चाहता है और इसके लिए वह घर में से किसी एक इंसान की जान लेकर ही रहेगा। तभी माँ ने उन पंडित जी से कहा कि आप हमें इस समस्या के निवारण का कोई रास्ता बताइए। तब पंडित जी ने माँ को मंदिर का कुछ बबूत दिया और माँ से कहा कि आज शाम को आकर वह घर पर कुछ हवन और अन्य प्रक्रियाएं करके जाएंगे जिससे उस कच्चा कलवा की आत्मा हमारे घर से दूर हो जाएगी। इसके बाद मैं और माँ घर पर वापस लौट आते हैं और माँ ने सारी बात आकर पिताजी को बताई, लेकिन पिताजी माँ की बात सुनने के बजाय माँ के ऊपर गुस्सा करने लगे और उनसे कहने लगे कि तुम यह क्या फालतू की बातें बच्चों के दिमाग में डाल रही हो। असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कल रात इसके साथ जो कुछ भी हुआ वह इसके मन का वहम ही होगा। अभी माँ और पिताजी के बीच में यह बहसबाजी चल ही रही थी कि तभी घर के अंदर से मेरी बहन बहुत तेज और अजीब सी चाल चलते हुए हमारी तरफ आती है और गुर्राते हुए मेरी तरफ झपट्टा मारकर मुझे जमीन पर गिरा देती है और मेरा गला पकड़कर मेरे सीने के ऊपर बैठ जाती है। इसके बाद वह मुझे अजीब सी गुड़ती हुई आवाज में कहती है कि तुझे क्या लगा कि तू मंदिर जाकर आएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तुम लोगों ने मंदिर में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती की तुम्हें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब यह सब बातें मेरी बहन मुझे बोल रही थी तो उस वक्त उसकी आवाज पूरी तरीके से बदली हुई थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह उसकी आवाज है, बल्कि उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बूढ़ा और बड़ा आदमी बोल रहा हो। अब मैं अपने दोनों हाथों से उससे अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और यह सब कुछ ही पलों में हुआ था। इसके साथ ही यह सब मेरी माँ और पिताजी के सामने ही हो रहा था, जिसके बाद पिताजी ने मेरी बहन को दोनों तरफ से पकड़ा और उसे मेरे ऊपर से हटाया। मेरे ऊपर से हटाते ही मेरी बहन वहाँ पर अचानक से बेहोश हो जाती है। उसके बाद मैं उठकर खड़ा होता हूँ और मेरे पिताजी इसके बाद मुझे कहते हैं कि जाओ एक पानी का गिलास लेकर आओ, क्योंकि उस वक्त मेरी बहन वहाँ पर बेहोश पड़ी थी तो उसे होश में लाने के लिए पिताजी पानी मंगवा रहे थे। इसके बाद तो पिताजी ने भी इन सब बातों पर यकीन कर लिया था। उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि सच में ही हमारे घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। तभी मैं अंदर पानी लाने के लिए चला गया और जब मैं पानी लेकर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी और माँ आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बहन वहाँ पर नहीं है, वहाँ से अचानक से गायब हो गई थी। तभी मैंने माँ और पिताजी के पास जाकर मेरी बहन के बारे में पूछा तो पिताजी ने कहा कि अभी तो यहीं पर लेटी हुई थी, कहाँ गई। इसके बाद माँ और पिताजी भी परेशान हो जाते हैं। तभी मैं भी उन लोगों के ऊपर गुस्सा करके उनसे कहता हूँ कि आप लोगों ने उसे ऐसी हालत में छोड़ कैसे दिया? अभी मैं सिर्फ पानी लाने के लिए ही तो गया था। तभी पिताजी ने मुझसे कहा कि मेरा तो सिर्फ एक पल के लिए ही उसके ऊपर से ध्यान हटा था। तुम्हारी माँ मुझे कुछ बात बोल रही थी और इसीलिए मैंने जब अपनी नजरें तुम्हारी माँ की तरफ घुमाई तो उतनी ही देर में तो वह यहाँ से गायब हो गई, वरना मैं तो उसके पास ही बैठा हुआ था। अभी घर के बाहर आंगन में यह सब चल ही रहा था कि तभी अंदर से अचानक मेरे छोटे भाई के चिल्लाने की आवाज आती है और वह हम सभी लोगों को आवाज लगाता है कि जल्दी दौड़कर अंदर आओ। और जब हम लोग दौड़कर अंदर जाते हैं तो सामने का नजारा देखकर हम सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
और सबसे ज्यादा तो पिताजी की हालत खराब हो जाती है। दरअसल जब हम लोग दौड़कर अंदर गए तो हमने देखा कि घर के बरामदे में हमारी वही बहन फांसी के फंदे पर लटकी हुई है, जो अभी कुछ पल पहले ही बाहर बेहोश पड़ी थी। उसे इस तरह फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखकर माँ तो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी पिताजी ने भागकर उसके पैरों तले अपने कंधों को लगाया और मैंने भी जल्दी से ऊपर की तरफ चढ़कर उसके गले से उस फांसी के फंदे को निकाला। उसे नीचे उतार कर जब हम लोगों ने उसकी सांसों को देखा तो अभी भी उसकी धड़कन थोड़ी बहुत चल रही थी। तभी हम लोग फटाफट उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और उस दिन किसी तरह उसकी जान बच जाती है। अब घर में सभी लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि हमारे घर में कोई बहुत ही भयंकर आत्मा है, जो कि घर में किसी एक सदस्य को अपना शिकार बनाकर ही रहेगी। तभी वहीं अस्पताल में से ही पिताजी ने गांव के एक दो दोस्तों से उन पंडित जी के मोबाइल नंबर लिए, जिनके पास हम लोग दिन में जाकर आए थे, और उन्हें फोन करके फोन पर सारी बातें बताई। उसके बाद शाम होते ही पंडित जी ने घर पर आने का कहा। उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था, क्योंकि हम घर के सभी लोग मेरी बहन को लेकर अस्पताल में आ गए थे। उसके बाद शाम होने के साथ जैसे ही हम लोग पंडित जी के साथ हमारे घर पर गए तो वहां पर कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हुआ। दरअसल हमारे आगे आगे पंडित जी चल रहे थे और हम घर के सभी लोग उनके पीछे। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने अपना पहला कदम हमारे घर के अंदर रखा तो उनके द्वारा हमारे घर में कदम रखते ही हमारे घर का जो दरवाजा था वह ढह जाता है, और यह देखकर तो हम सभी लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तब तक मोहल्ले और गांव के भी कुछ लोग वहां पर आ चुके थे और देखते ही देखते लोगों का एक जमावड़ा वहां पर जम गया था। तब पंडित जी ने हमसे कहा कि जितना हम लोगों ने सोचा था, यह आत्मा उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है, और यह कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं बल्कि एक कच्चा कलुआ है, जो कि बिल्कुल एक बच्चे की तरह ना समझ और जिद्दी होता है, और अगर एक बार यह किसी चीज को करने की ठान लेता है तो फिर उसे करके ही रहता है। लेकिन अगर हम लोग खुद ही उसे वह चीज दे दे जो उसे चाहिए तो शायद वह हम लोगों का पीछा छोड़ सकता है, वरना यह कच्चे कलवे की आत्मा तो इतनी ज्यादा खतरनाक और गंदी होती है कि इसे किसी भी मंत्रों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता और ना ही किसी की सौगंध देकर पीछा छुड़ाया जा सकता। तब पिताजी ने पंडित जी से पूछा कि इससे पीछा छुड़ाने का कोई तो उपाय होगा। तब पंडित जी ने हमसे कहा कि उस कच्चे कलवे को किसी की बलि चाहिए, और अगर हम लोग उसे वह बलि दे देते हैं तो शायद वह हम लोगों का पीछा छोड़ देगा। यह सुनकर पिताजी थोड़ा घबरा जाते हैं और वह पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं मेरे घर के किसी भी सदस्य की बलि कैसे दे सकता हूँ? तब पंडित जी ने कहा कि यह कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी इंसान की ही बलि दें, बल्कि हम उसे किसी जानवर की बलि देकर भी उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। उसके बाद हमारे गांव में माँ काली का मंदिर था, तो फिर उस माँ काली के मंदिर के जो पुजारी थे उनको भी वहां पर बुलाया जाता है, और फिर वह हमें बताते हैं कि आप किसी भी जीव की उस कच्चे कलवे के नाम बलि दे दीजिए, उसके बाद वह आपका पीछा छोड़ देगा। लेकिन पिताजी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? किसी जीव की बलि देने से कोई आत्मा हमारा पीछा कैसे छोड़ सकती है? तब उन दोनों पंडित जी ने मिलकर मेरे पिताजी को समझाया कि उस कच्चे कलवे को सिर्फ किसी की आत्मा चाहिए, चाहे वह फिर किसी इंसान की हो या किसी जानवर की। उसके बाद हमारे घर पर एक बकरा लाया जाता है, लेकिन पंडित जी ने पहले ही कह दिया था कि बकरा बिल्कुल पूरा काला होना चाहिए, यानी कि काले रंग का होना चाहिए। उसके बाद उस बकरे को लाकर उस कच्चे कलवे के नाम उस बकरे की बलि दी जाती है और माँ काली से प्रार्थना की जाती है कि अब वह कच्चे कलवे की आत्मा हमारा पीछा छोड़ दे। इसके बाद अब धीरे धीरे हमारे घर में सारी चीजें ठीक होने लगी थी, और उसके बाद हमारे पिताजी ने हमारे घर पर ही शौचालय बनवा दिया था, जिसकी वजह से अब हमने हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर शौच करने के लिए जाना बंद कर दिया था। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप भी कभी कहीं पर खुले में शौच या फिर यूरिन करने जाते हो तो पहले उस जगह के बारे में अच्छे से जान लो। इन चीजों को कभी भी अनजान या फिर ऐसी वैसी जगहों पर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।